हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बंसर क्लासेस ऑनलाइन। आई एम जयसिंह सूर्यवंशी। लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट हमने बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर और बैक्टीरिया के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस कर लिया था। बैक्टीरियाज के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और हमने उन्हें अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिया था। आज की क्लास में हम बाकी का पार्ट डिस्कस कर लेते हैं, बैक्टीरियाज का जो बचा हुआ है। तो आज की क्लास में हम बैक्टीरिया से कैरेक्टरिस्टिक्स को ऑलमोस्ट ख़त्म कर लेंगे और साथ ही साथ नेक्स्ट मेजर ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की तरफ मूव करेंगे। तो बेटा आपने लास्ट लेक्चर को अच्छे से सुन लिया होगा ये होप, और साथ ही साथ आपने क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस कर लिया होगा, जितने एक्सरसाइज के कंटेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिले। बाकी हम लास्ट में डिस्कस करेंगे ही इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके मॉड्यूल में। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में। सबसे पहले कुछ शेप दे रखे हैं बैक्टीरियाज के। तो बैक्टीरियाज बेटा अलग अलग टाइप के होते हैं, तो ये टाइप है बैक्टीरियाज के शेप के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ शेप। टाइप्स ऑफ बैक्टीरियाज ऑन द बेसिस ऑफ शेप। तो शेप के बेसिस पे बेटा यहाँ पर अलग अलग टाइप के बैक्टीरियाज होते हैं, आपको दिख रहा होगा। तो फर्स्ट दिख रहा है आपको एक कॉमा शेप के बैक्टीरिया, सेकंड दिख रहा है आपको बेटा एक स्फेरिकल शेप के बैक्टीरिया, ठीक है। एक दिख रहे हैं बेटा आपको रॉड शेप के बैक्टीरिया और एक दिख रहे हैं आपको स्पाइरल शेप के बैक्टीरिया। तो फर्स्ट नंबर पे आपको यहाँ पर कॉमा शेप के बैक्टीरियाज दिख रहे हैं, सेकंड नंबर पे आपको स्फेरिकल शेप के बैक्टीरियाज दिख रहे हैं, थर्ड नंबर पे आपको ये रॉड शेप के बैक्टीरियाज दिख रहे हैं, ये रॉड शेप के हैं, और जो फोर्थ नंबर पे आपको बैक्टीरियाज दिख रहे हैं ये स्पाइरल शेप के हैं, ठीक है। तो बैक्टीरियाज अलग अलग शेप के होते हैं और इनके शेप को रिकॉग्नाइज करने के लिए इनके नाम भी अलग अलग है, ठीक है। अलग अलग टाइप के बैक्टीरियाज होते हैं। तो जो बैक्टीरिया बेटा कॉमा शेप के होते हैं, कॉमा शेप के, इन बैक्टीरियाज को बोलते हैं बेटा विब्रियो। लिखा हुआ ना यहाँ पे विब्रियो कोलेरी। तो विब्रियो कोलेरी एक डिजीज का पैथोजन है जिसका नाम है कोलेरा, ठीक है। तो कोलेरा डिजीज कॉज करता है विब्रियो कोलेरी। तो यहाँ पे विब्रियो टर्म किसको रिप्रेजेंट करती है? तो विब्रियो टाइप के बैक्टीरिया कैसे होते हैं, किस शेप के होते हैं? तो कॉमा शेप के बैक्टीरियाज होते हैं। विब्रियो बैक्टीरियाज कैसे होते हैं बेटा? तो कॉमा शेप के बैक्टीरियाज होते हैं। क्लियर? इसके बाद बेटा स्फेरिकल बैक्टीरियाज रखे हैं सेकंड नंबर पे। स्फेरिकल बैक्टीरियाज और कॉलोनीज में देखने को मिल रहे हैं आपको, है ना। एक के साथ एक कॉलोनीज की फॉर्म में ये जुड़े हुए हैं, है ना, सीरीज की फॉर्म में जुड़े हुए हैं। तो इस टाइप के बैक्टीरिया, इस टाइप के स्फेरिकल या फिर बोल सकते हैं हम राउंड शेप के बैक्टीरियाज को, इस टाइप के स्फेरिकल या फिर राउंड शेप के बैक्टीरियाज को बोलते हैं बेटा कोकाई, ठीक है, या क्या बोलते हैं कॉकस। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रैकेट में कोकाई, ठीक है, कोकाई या कॉकस। तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेफाइलोकोकस। तो यहाँ पे कॉकस क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा? तो शेप रिप्रेजेंट करता है। तो कॉकस शेप के बैक्टीरिया या फिर कोकाई शेप के बैक्टीरिया कैसे होते हैं, ठीक है। कोकाई या फिर कॉकस कैसे बैक्टीरिया होते हैं? स्फेरिकल शेप के या फिर राउंड शेप के। रॉड शेप के बैक्टीरिया कौन से होते हैं बेटा? तो रॉड शेप के बैक्टीरिया ये वाले, इन रॉड शेप के बैक्टीरिया को बोलते हैं हम बैसिलस, ठीक है। क्या बोलते हैं बेटा? बैसिलस। यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दे रखा है यहाँ पर साल्मोनेला का, ठीक है। इसके बाद में बेटा नेक्स्ट दे रखा है स्पाइरल बैक्टीरिया। तो जैसा डायग्राम में भी दिख रहा है आपको, ये कैसे बिल्कुल स्पाइरल शेप के बैक्टीरियाज होते हैं, है ना। तो ये स्पाइरल शेप के बैक्टीरिया होते हैं, इसको बोलते हैं बेटा स्पिरिलम, स्पिरिलम या फिर स्पिरिला, ठीक है। तो ये स्पाइरल शेप के बैक्टीरियाज होते हैं और इनमें मूवमेंट के लिए फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। तो स्पिरिलम बैक्टीरियाज में मूवमेंट के लिए फ्लैजिलम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिसके थ्रू ये प्रोपेल करते हैं, मूव करते हैं। तो आपने यहाँ पे अलग अलग शेप के बैक्टीरियाज देखे। तो अलग अलग शेप के बैक्टीरियाज के अलग अलग नाम हैं। जो कॉमा शेप के बैक्टीरियाज होते हैं, जिनका शेप कॉमा की तरह होता है, उन्हें बोलते हैं बेटा विब्रियो, ठीक है। जो बैक्टीरियाज कॉमा शेप के होते हैं उनको क्या बोलते हैं बेटा? विब्रियो, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको कैसे हैं ये कॉमा शेप के बैक्टीरिया हैं। एग्जाम्पल भी दे रखा है बेटा यहाँ पे इमेज का। इसके बाद में यहाँ पर सेकंड टाइप के बैक्टीरिया दे रखे हैं जो कि
स्फेरिकल शेप के या फिर बोल सकते हैं हम रॉड शेप के, सॉरी स्फेरिकल शेप के या फिर बोल सकते हैं हम राउंड शेप के, तो इन्हें बोलते हैं बेटा कॉकाई। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको कि बैक्टीरियाज कैसे है, राउंड शेप के बैक्टीरियाज है, ठीक है। और ये बैक्टीरियाज एक दूसरे से जुड़े हुए कॉलोनीज की फॉर्म में प्रेजेंट है, ग्रुप की फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये बैक्टीरियाज कैसे होते हैं, राउंड शेप के या फिर स्फेरिकल, ठीक है। इन बैक्टीरियाज को बोलते हैं बेटा हम कॉकस या कॉकाई, लिखा हुआ है यहाँ पे ब्रैकेट में कॉकाई या फिर बोलते हैं कॉकस। तो यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दिख रहा है इमेज का, 1 मिनट, यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दिख रहा है स्टेफाइलोकोकस। तो ये इमेज का नाम लिखा हुआ है किस बैक्टीरिया का ये इमेज है। थर्ड देखा बेटा ऐसे बैक्टीरिया जो कि रॉड शेप के होते हैं, जिनका शेप कैसा है, रॉड शेप का, ये दिख रहा है आपको बेलनाकार इसका या फिर रॉड शेप है, इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं यहाँ पर। इसके बाद में जो स्पाइरल शेप के बैक्टीरियाज होते हैं उन्हें बोलते हैं स्पिरिला और स्पिरिलम। तो कॉमा शेप के बैक्टीरिया को बोलते हैं विब्रियो, स्फेरिकल शेप के बैक्टीरिया को बोलते हैं बेटा कॉकस या कॉकाई, रॉड शेप के बैक्टीरिया को बोलते हैं बैसिलस और स्पाइरल शेप के बैक्टीरिया को बोलते हैं स्पिरिलम। तो इनमें सबसे छोटे बैक्टीरियाज जो होते हैं वो होते हैं कॉकाई, ठीक है। और ये लोकोमोशन नहीं कर सकते हैं जनरली, इनके पास में फ्लैजिला एब्सेंट होते हैं, तो ये लोकोमोशन नहीं कर पाते हैं। इनके पास में फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं कॉमा शेप के बैक्टीरियाज के पास में, इन रॉड शेप के बैक्टीरियाज के पास में भी फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं और इन स्पिरिलम के पास में भी फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। लेकिन ये जो यहाँ पर जो बैक्टीरियाज देख रहे हो आप स्फेरिकल शेप के, इन बैक्टीरियाज के पास में कोई फ्लैजिला नहीं है, इसलिए ये लोकोमोशन नहीं कर सकते हैं। ये नॉन मोटाइल बैक्टीरियाज होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, नॉन मोटाइल बैक्टीरियाज, ठीक है। ये वाला पोर्शन जो था बैक्टीरियाज का कवर हो चुका है, बैक्टीरियाज का इतना ही पार्ट था। अब नेक्स्ट मेजर ग्रुप पढ़ेंगे हम फंगस या फिर फंजाई, ठीक है बेटा। तो फंजाई आपको पता है बेटा, फंजाई का किंगडम कौन सा है, फंजाई खुद एक किंगडम है ना। और इसके मेंबर्स कैसे होते हैं तो डिस्कस कर लेते हैं हम, इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। वेट, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट मेजर ग्रुप पढ़ रहे हैं बेटा हम फंजाई। और फंजाई किस किंगडम के अंदर आते हैं, इनका ही नाम, इनका ही किंगडम है एक फंजाई किंगडम। तो फंजाई किंगडम है, ठीक है। थर्ड नंबर का किंगडम है फंजाई किंगडम। फंजाई के मेंबर बेटा सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फंजाई कैसा ग्रुप है, ये कैसा किंगडम है, ये यूकैरियोटिक है। कैसा है बेटा, यूकैरियोटिक। बैक्टीरियाज को छोड़ के बाकी सारे किंगडम कैसे हैं बेटा, यूकैरियोटिक। तो फंजाई किंगडम भी कैसा है, यूकैरियोटिक। फंजाई के मेंबर यूनिसेलुलर भी होते हैं बेटा और मल्टी सेलुलर भी होते हैं। फंजाई के जो मेंबर्स हैं वो यूनिसेलुलर भी होते हैं और मल्टी सेलुलर भी होते हैं। फंजाई को वैसे तो मल्टी सेलुलर कैटेगरी में रखा जाता है, फंजाई किंगडम को। वैसे तो अगर RH विटेकर के क्लासिफिकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग देखते हैं हम, तो फंजाई को मल्टी सेलुलर कैटेगरी में रखा जाता है। लेकिन इसमें एक ऐसा मेंबर भी होता है फंजाई का, एक ऐसा एग्जाम्पल भी है जो कि यूनिसेलुलर है। एग्जाम्पल ईस्ट, YEAST, नाम सुना होगा आपने। तो ईस्ट क्या होते हैं, ईस्ट यूनिसेलुलर होते हैं लेकिन फंजाई किंगडम के अंदर आते हैं, ठीक है। और फंजाई को रखा किसमें गया है, तो फंजाई को मल्टी सेलुलर कैटेगरी, फंजाई किंगडम को मल्टी सेलुलर कैटेगरी में रखा गया है। लेकिन इनमें जो ईस्ट आते हैं वो कैसे हैं, यूनिसेलुलर। तो हम बोल सकते हैं फंजाई किंगडम वैसे तो मल्टी सेलुलर है, लेकिन इसके मेंबर यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल दिए गए हैं, कुछ और इस किंगडम के मेंबर्स दिए गए यहाँ पर। ईस्ट, मोल्ड, मशरूम, जो आप मशरूम खाते हो, प्रोटीन का एक रिच सोर्स है मशरूम, तो ये सारे किसके मेंबर हैं, फंजाई किंगडम के मेंबर। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है बेटा, इनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, तो फंजाई में सेल वॉल प्रेजेंट होती है।
और यहाँ पे सेल वॉल कंपोजिशन क्या होता है, किस केमिकल की बनी होती है, तो बेटा काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, काइटिन, CHITIN, काइटिन। काइटिन भी क्या है बेटा, एक कॉम्प्लेक्स शुगर है। काइटिन भी क्या है, एक कॉम्प्लेक्स शुगर। ये जितने भी फंगस है, ये फंगस कैसे होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। फंगस कैसे होते हैं बेटा, हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। कैसे होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक। और हेटेरोट्रॉफिक का मतलब क्या होता है बेटा, कि ये दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए, है ना, क्योंकि फंगस के पास में क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं होते हैं, तो ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। और जब ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते हैं तो मतलब ये दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए। क्लियर बेटा, यहाँ तक समझ में आ गया। क्या क्या पढ़ा हमने, सबसे पहले फंजाई किंगडम के अंदर कौन कौन से मेंबर्स आते हैं, तो ईस्ट, मोल्ड, मशरूम। वैसे तो RH विटेकर के सिस्टम के अकॉर्डिंग फंजाई किंगडम को मल्टी सेलुलर कैटेगरी में रखते हैं, लेकिन फंजाई के जो कुछ मेंबर जैसे ईस्ट है ना, एग्जाम्पल क्या है बेटा, ईस्ट यहाँ लिखा हुआ है। ईस्ट कैसे होते हैं बेटा, यूनिसेलुलर। ईस्ट कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर। तो हम बोल सकते हैं कि फंजाई किंगडम के अंदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी होते हैं और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी आते हैं। ठीक है, फंजाई किंगडम हमेशा यूकैरियोटिक होता है, मतलब इसके जितने मेंबर है वो सारे कैसे हैं, यूकैरियोट्स हैं, जिनमें प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस नहीं होता है। वो सारे कैसे होते हैं, यूकैरियोट्स। जिनमें प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है वो कैसे होते हैं, प्रोकैरियोट्स। क्लियर, तो यूकैरियोट्स में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है, ठीक है, प्रोकैरियोट्स में प्रिमिटिव न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस किया हमने कि फंगस सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। ठीक है, फंगस सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। और यहाँ पे सेल वॉल का कंपोजिशन क्या होता है, केमिकल कंपोजिशन, किस केमिकल की बनी होती है, तो बेटा नाम है इसका काइटिन, CHITIN, काइटिन। और काइटिन एक कॉम्प्लेक्स शुगर है। काइटिन क्या है बेटा, एक कॉम्प्लेक्स शुगर। साथ ही साथ में यहाँ पे एक लास्ट पॉइंट लिखा है, दे आर क्लासिफाइड एज हेटेरोट्रॉफिक लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जितने भी फंजाई होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा, हेटेरोट्रॉफिक। हेटेरोट्रॉफिक मतलब कि ये अपने न्यूट्रिशन के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो फंगस जो है प्लांट्स को भी, या फिर बोल सकते हैं प्लांट्स में भी डिजीज कॉज करते हैं, प्लांट्स को भी अफेक्ट करते हैं, एनिमल्स में भी डिजीज कॉज करते हैं, और साथ ही साथ ह्यूमंस में भी डिजीज कॉज करते हैं। ठीक है, तो प्लांट्स एनिमल्स से भी अपना नरिशमेंट करते हैं, प्लांट से भी अपना नरिशमेंट करते हैं, और ह्यूमंस से भी अपना नरिशमेंट करते हैं। तो सब पे अपने ये न्यूट्रिशन के लिए डिपेंड करते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं। तो यही न्यूट्रिशन मोड को क्या बोलते हैं बेटा हम, हेटेरोट्रॉफिक, जिसमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है न्यूट्रिशन के लिए। क्लियर, तो ये सारे तीनों पॉइंट समझ में आ गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम, एक बार डायग्राम देख लेते हैं हम फंगस का, एक टिपिकल डायग्राम। तो यहाँ पे बेटा एक डायग्राम दे रखा है फंगस का। कई बार इस टाइप से क्वेश्चन आ जाता है, तो मैंने क्वेश्चन की फॉर्म में दिखा रखा है इसको। ये फर्स्ट पार्ट क्या है, सेकंड नंबर की लेबलिंग क्या है, थर्ड नंबर की लेबलिंग क्या है, और फोर्थ नंबर की लेबलिंग क्या है। ठीक है, तो अलग अलग लेबलिंग दे रखी है यहाँ पर। इसके बाद में बेटा कई बार पूछ लेता है कि ये वाली स्ट्रक्चर क्या है, ये सबसे ऊपर जो स्ट्रक्चर दिख रही है 1 नंबर पे, तो उसको बोलते हैं बेटा स्पोरेंजियम। आगे डिस्कस करेंगे हम, अभी बस इसको स्ट्रक्चर को देख लो आप कि लेबलिंग कहाँ कौन सी लेबलिंग है। तो ये क्या है बेटा, फर्स्ट स्पोरेंजियम, और इस स्पोरेंजियम के अंदर काफ़ी सारे स्पोर्स बनते हैं, ये स्पोर्स है ना। और ये स्पोर्स एक एसेक्सुअल स्ट्रक्चर्स होती हैं जो कि माइटोसिस सेल डिवीजन के थ्रू फॉर्म होती हैं। ठीक है, एक स्पोरेंजियम है, एक सिस्ट लाइक स्ट्रक्चर, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है। और इस सिस्ट लाइक स्ट्रक्चर के अंदर जब बहुत सारी बार माइटोसिस होता है, माइटोसिस सेल डिवीजन, तब ये छोटी छोटी कुछ एसेक्सुअल स्ट्रक्चर्स फॉर्म होती हैं। और इन एसेक्सुअल स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं बेटा हम स्पोर्स। और हर एक स्पोर, ये जितने भी आपको स्पोर दिख रहे हैं,
तो जितने भी हंड्रेड्स ऑफ स्पोर्स होते हैं वो एक न्यू फंजाई की फॉर्म में रीजनरेट कर सकते हैं, जर्मिनेट हो सकते हैं। तो जहाँ जहाँ भी ये विंड के थ्रू स्प्रेड होते हैं वहाँ वहाँ ये नया फंजाई फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, थर्ड नंबर का जो पार्ट दिया है बेटा आपको ये है फूड सोर्स, और फोर्थ नंबर का जो आपको रूट लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, इस रूट लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं बेटा हम हाइफी। तो ये रूट की तरह स्ट्रक्चर होती है लेकिन रूट की तरह फंक्शन बिल्कुल नहीं करती है। ठीक है, ये अटैचमेंट में हेल्प करती है, सरफेस से जुड़ने में हेल्प करती है, सरफेस अटैचमेंट में। ठीक है, तो ये डायग्राम में इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है आपको, जहाँ पे लेबलिंग के लिए दे सकता है ए क्या है लेबलिंग में, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। तो फटाफट से इस डायग्राम को बना लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट लेबलिंग जो दिखा रखी है वो स्पोरेंजियम है, सेकंड स्पोर्स, थर्ड फूड सोर्स और फोर्थ है बेटा हाइफी, है ना, हाइफी लिखा हुआ है ये, इसको क्या प्रोनाउंस करते हैं, हाइफी। ठीक है, तो जब इस स्पोरेंजियम के अंदर माइटोसिस सेल डिवीजन होता है, तो काफ़ी बार माइटोसिस सेल डिवीजन होता है, तो एक बार सेल डिवाइड होकर 2 सेल में कन्वर्ट होती है, फिर फर्दर हर एक सेल 2 सेल में कन्वर्ट होगी डिवाइड होके, तो बहुत सारी सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। और ये सारी सेल्स कैसी हैं, एसेक्सुअल स्ट्रक्चर्स हैं। ये सारी सेल्स न्यू फंजाई की फॉर्म में रीजनरेट हो सकती है। ठीक है, तो इनका डिस्पर्जन कैसे होता है, विंड के थ्रू होता है। ठीक है, जैसे सीड्स का डिस्पर्जल होता है ना, ऐसे इन स्पोर्स का भी डिस्पर्जल किसके थ्रू हो सकता है, विंड के थ्रू हो सकता है, वाटर के थ्रू हो सकता है बेटा। तो डायग्राम फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम। फर्स्ट स्पोरेंजियम, इस तरह मत लिखना, साथ के साथ ही लिख लेना। यहाँ पर फर्स्ट जहाँ पे लिखा है इसी के साथ में लिख लेना स्पोरेंजियम, सेकंड जहाँ पे लिखा है इसी के साथ में लिख लेना स्पोर्स, थर्ड जहाँ पर लिखा है इसके साथ में लिख लेना फूड सोर्स, और फोर्थ जहाँ पर लिखा है इसी के साथ लिख लेना हाइफी। तो ऐसा मत लिखना कि ऊपर नंबर डाल के लिख रहे हो, नीचे आप अलग से लिख रहे हो 1 स्पोरेंजियम, सेकंड स्पोर्स, थर्ड फूड सोर्स और फोर्थ हाइफी। ऐसे मत लिखना, साथ के साथ ही लिख लेना, जहाँ पर नंबर लिखे हुए वहीं के साथ में आपको नाम लिख लेना है उस पार्ट का। ठीक है, चले आगे। तो एक और डायग्राम दिख रहा है आपको, तो इसमें दिखा रखा है कि जितने भी फंजाई हैं वो प्लांट्स में भी डिजीज कॉज करते हैं। जैसे आपको दिख रहा है वीट में, तो वीट में भी रस्टिंग करने का काम कौन करते हैं, फंजाई। तो इस तरीके से आपको रेडिश स्ट्रक्चर दिखती हैं, तो ये भी क्या है बेटा, ये भी फंगस है, रस्टिंग है ये। ठीक है, तो रस्ट भी किसके मेंबर है, ये भी फंगस के मेंबर है। कभी आपको दिखता है कि बहुत सारे प्लांट्स की लीफ जो होती है येलोइश हो जाती है, कभी कभी थोड़ी सी रेडिश टाइप की दिखती है, तो किसकी वजह से होती है बेटा, फंगस की वजह से। तो फंगस प्लांट्स में भी डिजीज कॉज करते हैं बेटा, एनिमल्स में भी डिजीज कॉज करते हैं, और साथ ही साथ ह्यूमंस में भी डिजीज कॉज करते हैं। तो एग्जाम्पल जो रखा है ये प्यूसिनिया का है, जो कि एक टाइप की रस्ट है ना, फंजाई किंगडम का मेंबर है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं हम। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर दे रखी है फंजाई की, क्या क्या स्ट्रक्चर होती है, तो देख लेते हैं हम पॉइंट्स फटाफट। फर्स्ट पॉइंट दे रखा है बेटा, ऑलमोस्ट ऑल दी फंजाई हैव अ फिलामेंटस स्ट्रक्चर एक्सेप्ट ईस्ट। ठीक है, तो फंजाई की बॉडी कैसी होती है बेटा, कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है फंजाई की बॉडी कैसी होती है, तो माइसीलियम बॉडी होती है बेटा। कैसी होती है, माइसीलियम बॉडी। और माइसीलियम का मतलब होता है बेटा फिलामेंटस बॉडी। कैसी होती है बेटा, माइसीलियम और फिलामेंटस बॉडी। कैसी होती है बेटा फंगस की बॉडी, माइसीलियम और फिलामेंटस बॉडी। यहाँ पे लिखा है बेटा माइसीलियम की स्पेलिंग, देख लेना यहाँ से। फंगस की बॉडी कैसी होती है, तो माइसीलियम और फिलामेंटस बॉडी। एक्सेप्ट किसको छोड़ के,
किसको छोड़ के बेटा? ईस्ट को छोड़ के। ईस्ट फिलामेंटस नहीं होते हैं, ईस्ट को छोड़ के बाकी जो फंगस होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा? फिलामेंटस, या फिर बोल सकते हैं माइसीलियम बॉडी होती है। ईस्ट कैसी स्ट्रक्चर होती है बेटा? ईस्ट स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है, दे कैन बी आइदर सिंगल सेल्ड और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो हमने देखा कि फंजाई के ऑलमोस्ट मेंबर कैसे हैं बेटा? ऑलमोस्ट मेंबर फंजाई के मल्टी सेलुलर है ना? जितने भी मेंबर हैं फंजाई के उसमें से ऑलमोस्ट मेंबर मल्टी सेलुलर है और कुछ मेंबर यूनिसेलुलर भी हैं। और कौन से हैं यूनिसेलुलर? तो यूनिसेलुलर में एग्जाम्पल क्या जाता है बेटा? ईस्ट। तो ईस्ट को छोड़ के बाकी मेंबर कैसे हैं इसके? मल्टी सेलुलर। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखा है बेटा, फंजाई कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नॉन एज हाइफी। हमने देखा था कि एक थ्रेड लाइक या बोल सकते हैं हम रूट लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे बोलते हैं हम बेटा हाइफी, देखा था ना हमने। और यहाँ पे लिखा है नेक्स्ट पॉइंट, दीज हाइफी टुगेदर फॉर्म अ मैश लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड माइसीलियम। तो हाइफी मिलके क्या फॉर्म कर रहे थे बेटा? माइसीलियम, फिलामेंट फॉर्म कर रहे थे एक। और ये हाइफी किस में हेल्प करता है? तो सरफेस अटैचमेंट में। जैसे रूट्स होती हैं सॉइल को होल्ड करने का काम करती हैं, ऐसे ही ये हाइफी भी क्या काम करते हैं बेटा? सरफेस को होल्ड करने का। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है बेटा, फंजाई पॉजेज ऑफ सेल वॉल, स्पेलिंग में एक एल कम है, ठीक है। फंजाई पॉजेज अ सेल वॉल विच इज मेड अप ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड। तो मैंने ये भी आपको नोट डाउन अभी थोड़ी देर पहले ही किया, नोट डाउन कराया कि यहाँ पे सेल वॉल प्रेजेंट होती है और सेल वॉल का कंपोजिशन क्या होता है बेटा? तो सेल वॉल यहाँ बनी होती है किसकी? काइटिन की, ठीक है। और काइटिन क्या है बेटा? एक कॉम्प्लेक्स शुगर है, एक पॉलीसेकेराइड है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा बेटा, दिस सेल वॉल कंप्राइजेस ऑफ प्रोटोप्लास्ट which is differentiated into other cell parts such as cell membrane, cytoplasm, cell organelles and nucleus, ठीक है। तो सेल वॉल सबसे फंजाई में सबसे ऊपर क्या प्रेजेंट होती है बेटा? फंगल सेल में सबसे ऊपर प्रेजेंट होती है सेल वॉल। और सेल वॉल के नीचे क्या प्रेजेंट होती है? तो सेल वॉल के नीचे प्रेजेंट होती है बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और चूंकि फंगल सेल यूकैरियोटिक है तो फंगस के अंदर भी क्या प्रेजेंट होता है? एक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, क्लियर। और न्यूक्लियस के अंदर जितना भी लिक्विड पोर्शन होता है बेटा उसको बोलते हैं हम न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। और न्यूक्लियस के बाहर का जितना भी लिक्विड पोर्शन होता है या फिर जितना भी फ्लूइड पोर्शन होता है उसको बोलते हैं बेटा हम साइटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म अलग चीज होती है बेटा और प्रोटोप्लास्ट मतलब अलग चीज होती है, ठीक है। कंफ्यूज मत होना प्रोटोप्लास्ट में और प्रोटोप्लाज्म में। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? तो प्रोटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को बोलते हैं कंबाइंडली, ठीक है। साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस एंड अदर सेल ऑर्गेनेल्स इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। लेकिन प्रोटोप्लास्ट क्या है? तो प्रोटोप्लास्ट क्या होता है बेटा? अगर आपने इस फंगल सेल, ये फंगल सेल है, इस फंगल सेल की सेल वॉल को रिमूव कर दिया, ठीक है। अगर इस फंगल सेल की सेल वॉल को आपने रिमूव कर दिया या फिर प्लांट की सेल वॉल को रिमूव कर दिया, फिर एल्गी की सेल वॉल को रिमूव कर दिया, तो बाकी की जितनी बची हुई स्ट्रक्चर है उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोटोप्लास्ट। तो सेल विदाउट सेल वॉल इज कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट। सेल विदाउट सेल वॉल इज कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट, ठीक है। क्लियर हो गया? प्रोटोप्लाज्म समझ में आ गया क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म दो टाइप का होता है बेटा, न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म, ठीक है। और प्रोटोप्लास्ट क्या होता है? तो सेल विदाउट सेल वॉल। क्लियर हो गया बेटा? तो ऐसे ही फंगल सेल के अंदर सबसे ऊपर सेल वॉल प्रेजेंट होती है और ये सेल वॉल काइटिन की बनी होती है। इसके बाद में प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, अंदर एक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के सराउंडिंग जितना भी लिक्विड पोर्शन होता है, जितना भी फ्लूइड पोर्शन होता है बेटा उसको बोलते हैं हम साइटोप्लाज्म। और न्यूक्लियस के अंदर
जितना भी फ्लूइड पोर्शन होता है, फ्लूइड पार्ट होता है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। क्लियर बेटा, यहाँ तक समझ में आ गया। और बाकी के सेल ऑर्गेनेल्स भी यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, ठीक है, गोल्जी बॉडी प्रेजेंट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है, राइबोसोम प्रेजेंट है, बाकी के सेल ऑर्गेनेल्स भी यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है बेटा यहाँ पे, द न्यूक्लियस इज डेंस क्लियर विद क्रोमेटिन थ्रेड्स। तो बेटा फंगल सेल एक यूकैरियोटिक सेल है, तो इसमें डेंस न्यूक्लियस होता है, मतलब बोल सकते हैं हम वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है, एक डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस होता है, या फिर बोल सकते हैं डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, ठीक है, डिफिनेट न्यूक्लियस होता है। तो वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस किसका कैरेक्टर है बेटा, यूकैरियोटिक सेल का, तो इसीलिए फंगल सेल कैसी है, यूकैरियोटिक। साथ ही साथ इसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। अगर न्यूक्लियस के अंदर देखें हम फंगल सेल में या किसी भी यूकैरियोटिक सेल में, तो न्यूक्लियस के अंदर कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हमें नजर आती है, कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिलती हैं। इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं बेटा हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन थ्रेड्स। क्या बोलते हैं बेटा, क्रोमेटिन थ्रेड्स या फिर क्रोमेटिन फाइबर। तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इनसाइड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड क्रोमेटिन थ्रेड्स और क्रोमेटिन फाइबर्स, ठीक है। और यही क्रोमेटिन फाइबर्स, यही क्रोमेटिन थ्रेड्स जैसे ही सेल डिवाइड होने लगती है, जैसे ही एक सेल डिवाइड होने की स्टेज पे आती है, डिवाइड होने के लिए प्रिपेयर होती है, तब एक स्टेज होती है बेटा, इसको बोलते हैं सेल डिवीजन की स्टेज है, उसका नाम है बेटा मेटाफेज। एक स्टेज है सेल डिवीजन की जिसको बोलते हैं बेटा मेटाफेज, METAPHASE। तो मेटाफेज स्टेज सेल डिवीजन की एक स्टेज है। सेल डिवीजन समझ में आया ना बेटा क्या होता है, सेल डिवीजन मतलब जब एक सेल डिवाइड होके दो सेल बना ले, ठीक है। हमारी सेल्स भी डिवाइड करती हैं, हर सेल डिवाइड करती हैं। तो एक सेल जब डिवाइड करती है तो दो सेल्स बनाती हैं, एक पेरेंट सेल डिवाइड कर रही है और दो सेल बना रही है, दोनों ही सेल्स कैसी होंगी, डॉटर सेल्स। दोनों ही सेल्स कैसी होंगी बेटा, डॉटर सेल्स। तो जब भी सेल डिवाइड करती हैं तब उसमें क्रोमेटिन फाइबर्स क्रोमोसोम्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्रोमेटिन फाइबर्स क्रोमोसोम्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो क्रोमोसोम्स कब देखने को मिलते हैं बेटा हमें, तो सेल डिवीजन की स्टेज पे, सेल डिवीजन के टाइम पे। और सेल डिवीजन में भी कौन सी स्टेज में, तो मेटाफेज स्टेज। बस इतना ध्यान रखो, अभी कौन सी स्टेज में बेटा, तो मेटाफेज, METAPHASE, मेटाफेज स्टेज। क्लियर बेटा। इसके बाद में ये तो हम डिस्कस कर ही लिया, लास्ट वाला पॉइंट है, द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो फंगल सेल एक यूकैरियोटिक सेल है बेटा, अभी हम डिस्कस किया थोड़ी देर पहले ही। फंगल सेल एक यूकैरियोटिक सेल है, और यूकैरियोटिक सेल का मतलब क्या होता है, तो यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस में, यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, ठीक है। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही की वजह से यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस डेवलप टाइप का होता है, ठीक है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है यूकैरियोटिक न्यूक्लियस में, ठीक। तो यहाँ तक का हमने डिस्कस किया, हमने बैक्टीरियाज के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस कर लिया प्रीवियस लेक्चर्स में, और हमने स्टार्ट किया है फंगस, जहाँ पे हमने इसके कुछ कैरेक्टर्स को स्टडी किया है, कुछ कैरेक्टर्स को डिस्कस किया है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जितने भी हों आपके एक्सरसाइज में, उनकी प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक इनको रिवाइज कीजिए अच्छे से, और साथ के साथ रिवाइज कर लीजिए कीजिए, बाद के लिए मत छोड़ा करिए, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाहर कम जाइए। गुड लक।